हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी वंडर 14 का यूनिट 10, जहाँ पे हम एम एन राव के बारे में बात करेंगे। तो एम एन राव हमारे एक नए थिंकर होने वाले हैं, जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि मार्क्सिज्म को ये सपोर्ट करते थे। तो मार्क्सिज्म मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी है, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है, जहाँ पे बोलता है कि जो प्रोलिटरेट है, मतलब जो वर्किंग क्लास है, उनको बुर्जुआस के ऊपर, बुर्जुआस मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, रेवोल्यूशन करना चाहिए, क्रांति करना चाहिए, किसको, वर्किंग क्लास को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आएगी। ये हम ऑलरेडी बीपीएससी 101 के अंदर कवर कुछ कर चुके हैं, और सेकंड ईयर के अंदर भी मैंने काफी कुछ इसके बारे में बताया था। इनका खुद का भी एक आइडियोलॉजी, रेडिकल ह्यूमनिज्म, ये क्या है इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आज हमारा होगा एम एन राव के बारे में पूरा कहानी। तो स्टार्ट करते हैं एम एन राव को। तो एम एन राव को क्या क्या हमारे टॉपिक होने वाले हैं। पहले तो एम एन राव के बारे में जानेंगे कि क्या थे भाई, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आज हम इनको अपनी बुक के अंदर पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद ये कमिंटन क्या है, और कैसे कमिंटन को, जो कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया हो गई और भी काफी कंट्री, चाइना हो गई, जिनको कॉलोनी बना के रखा था, वो कैसे क्वेश्चन करते हैं किसको, कम्युनिटीज को। फिर उसके बाद एम एन राव का क्या कहना है इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। देन उसके बाद इनका जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है ये क्या है, और इनको क्यों क्रिटिसाइज करते हैं काफी लोग। ये हमारा खुद का कर्तव्य बनता है कि पहले तो हम एक थिंकर को पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, देन उसके बाद उसको बुराई भी करते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी अब तक की पूरी कहानी रही है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने नए थिंकर को। तो एम एन राव एक काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। क्या भाई, इंडिया के इंपॉर्टेंट थिंकर है, पहली बता रही हूँ, ध्यान इधर रखने का है। चैप्टर बढ़िया है, 20 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे अगर ध्यान दोगे तो एम एन राव क्या है, इंडिया के एक काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। ये वन ऑफ द, मतलब फर्स्ट मेजर कम्युनिस्ट इनको माना जाता है। अब कम्युनिस्ट क्या होता है, काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनको कम्युनिस्ट नहीं पता होगा। कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी है जहां पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल रखते हैं। जैसे कैपिटलिज्म हो गया। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि हम प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप देते रहते हैं, कि जो प्राइवेट सेक्टर है, हर किसी के पास अपना खुद का लैंड होगा, है ना, अपनी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन कम्युनिस्ट के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। यहाँ पे कोई एक ग्रुप या फिर आपकी गवर्नमेंट क्या करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट। समझ रहे हो ना। तो ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फेवर करते थे। कौन, एम एन राव। ठीक है भाई। इनका जो जन्म है वो 1887 के अंदर कौन से गांव के अंदर होता है, बंगाल के एक अरबेलिया गांव के अंदर होता है। उस टाइम पे इंडिया के अंदर लोग क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, जहां पे हमको कॉलोनाइज करके रखा था किसने, ब्रिटिश लोगों ने। तो उनके अगेंस्ट लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। और बंगाल तो भाई स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल हब रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी का हब रहा है, वहां पे तो पॉलिटिकल एक्टिविटी भरी हुई थी। काफी यंग पीपल इंस्पायर होते हैं कौन से, फ्रीडम के आइडिया से, रेवोल्यूशन के आइडिया से। उनके अंदर क्रांति, जो उन्होंने सुना कि रशिया के अंदर क्रांति हुआ है, तो वो उससे इंस्पायर हुए। उनको फ्रीडम के बारे में पता चला कि यार ये दूसरे लोग हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी तानाशाही कर रहे हैं। तो उससे लोगों को काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से बुरा लगा कि यार हमारे देश के अंदर हमारे पास ही फ्रीडम नहीं है। तो काफी लोग क्या करते हैं, इंस्पायर होते हैं फ्रीडम से और रेवोल्यूशन से। जो रॉय है, उनका रियल नाम रॉय नहीं था, उनका रियल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। क्या था, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। और वो क्या करते हैं, बाद में जाके बम बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब इन्होंने बम वगैरह बनाए हैं। इन्होंने पैसे चोरी करके फिर क्या करा था, उन पैसों को हमारे फ्रीडम मूवमेंट में सपोर्ट किया था कि लो भाई ये पैसे लो और अपने देश के आंदोलन के अंदर इन पैसों का यूज करो। लेकिन 1910 के अंदर उनको 9 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे चोरी करे, बम बनाया, तो उस वजह से ब्रिटिश वालों ने क्या करा, उनको जेल में डाल दिया। अब जेल से जब वो छूटते हैं तो बोलते हैं कि यार अब ये काम नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ दूसरे देश। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया की जो फ्रीडम है उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, हमारे फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगा, बोले कि अब कुछ ना कुछ नया आइडिया लेकर आना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट लेने के लिए, जो कि हम अपने फ्रीडम को सपोर्ट कर सके। ठीक है, वो यूएसए जाते हैं, वहां पर ट्रैवल करते हैं, काफी अमेरिकन थिंकर से मिलते हैं, सोशलिस्ट आइडिया के बारे में जानते हैं, अनार्किस्ट और भी काफी थिंकर से वो मिलते हैं। ठीक है, बाद में वो मैक्सिको चले जाते हैं। मैक्सिको के अंदर वो एक रशियन कम्युनिस्ट से मिलते हैं जिनका नाम था बोरोदिन। ठीक है, वहां पे इंस्पायर होते हैं उनके बिलीफ के ऊपर कि भाई सोशल रेवोल्यूशन, मतलब भाई सोसाइटी को क्रांति करनी चाहिए। किसके लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए। अगर तुमको आजादी चाहिए, अगर भारत को आजादी चाहिए तो क्या करना है, क्रांति कर डालो।
अब ये काफी अच्छा लगा किसको, एम एन राव को। एम एन राव बहुत प्रसन्न हुआ कि भाई इसने तो बहुत अच्छी बात बोली है। फिर एम एन राव जाता है कहाँ पे, मोरक्को के अंदर। मोरक्को के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिस्ट मीटिंग होती है, वहां पे एम एन राव उसको अटेंड करते हैं। और इस मीटिंग को क्या बोलते हैं, कमेंट्रेंट। क्या बोलते हैं, कमेंट्रेंट। ये मीटिंग किसकी थी, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट अभी आगे स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और कम्युनिस्ट किसकी आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या था, रशिया प्लस 15 कंट्री से जो बना हुआ ग्रुप था उसको बोलते हैं यूएसएसआर। याद करो वो कोल्ड वॉर। काफी ज्यादा चीजें कनेक्ट करके चलोगे ना, सारी चीजें समझ पाएंगी। लेकिन उन्होंने बात करी किससे, लेनिन से। फिर बाद में उनका डिसएग्रीमेंट हो गया और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ओवरथ्रोन कर दिया, वहां से वो छूट के आ गए। अब रॉय क्या आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं कब, 1930 के अंदर। 1930 के अंदर वो आते हैं, 6 साल तक वो जेल में रहते हैं। फिर उसके बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अंदर वो देखते हैं कि मैं तो कुछ चेंज कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तो भाई इंडिया सोसाइटी को चेंज करना चाहता हूँ, मेरा तो ये काम है। लेकिन बोलते हैं कि यार इसके अंदर तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला मतलब सोसाइटी को मेरा चेंज करने का जो मोटिव है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं 1943 के अंदर, जिस पार्टी का नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब इस पार्टी से भी वो काफी ज्यादा कामयाबी नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद वो एक नया मूवमेंट बनाते हैं जिसको न्यू ह्यूमनिज्म भी बोलते हैं, जहां पे वो ह्यूमन वैल्यू और ह्यूमन फ्रीडम के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये था हमारा पूरा इंट्रो किसको लेकर, एम एन राव को लेकर। भाई मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया और ये व्यक्ति कुछ नहीं, इंडिया का एक कम्युनिस्ट थिंकर है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। दैट्स वाई हम इनको पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो एम एन राव क्या थे, जल्दी बताओ। एम एन राव इंडिया के एक ग्रेट थिंकर है, देन उसके बाद वो मेजर कम्युनिस्ट थिंकर है। फिर उसके बाद उनका जन्म बंगाल के अंदर हुआ था। और आगे पढ़ो, उनका रियल नेम क्या था, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। फिर उसके बाद वो बॉम्ब और सीलिंग बनी वगैरह में इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से उनको 9 महीने के लिए जेल जानी पड़ी। जेल से जाके उन्होंने सोचा कि यार ये काम नहीं करना, फिर से जेल चला जाऊंगा, इसके लिए हम चाहते हैं टूर पे। टूर पे वो कहाँ पे चले जाते हैं, यूएसए। यूएसए में जाके काफी अलग अलग थिंकर से मिलते हैं। फिर वो मैक्सिको जाते हैं, मैक्सिको में वहां पे एक कम्युनिस्ट से मिलते हैं, रशियन कम्युनिस्ट के आइडिया से प्रभावित होता है। फिर एक कम्युनिस्ट मीटिंग को अटेंड करते हैं, वहां पे देखते हैं कम्युनिटी ठीक सा लग रहा है, लेकिन बाद में उनका काफी लेनिन से डिसएग्रीमेंट हो जाता है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देते हैं। फिर दोबारा से इंडिया आते हैं 1930 में, यहाँ पे 6 साल तक जेल में रहते हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस पार्टी में ज्यादा कामयाबी नहीं ले पाते, इसलिए अपनी खुद की पार्टी को बनाते हैं जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी के अंदर भी उनको ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा, जहां पे मूवमेंट का नाम था न्यू ह्यूमनिज्म। और इस मूवमेंट के अंदर वो ह्यूमन वैल्यू और ह्यूमन फ्रीडम के ऊपर बात कर रहे थे। भाई देखो ये है इंट्रो। अब इसी इंट्रो से आप पूरे चैप्टर को फ्रेम करोगे। भाई कुछ नहीं, अब पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको कम्युनिटेरियन के बारे में बताऊंगी। ये कम्युनिटेरियन जो ग्रुप है किसका, यूएसएसआर का। इसके अंदर एम एन राव का क्या कहना है, ठीक है, ये पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद इनका जो ये न्यू ह्यूमनिज्म है ये पढ़ाऊंगी। तो ये पूरा चैप्टर ही ऐसे फ्रेम किया गया है कि न्यू ह्यूमनिज्म क्या है, इनका क्या आइडियोलॉजी है इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। फिर ये कमेंटेरियन, ये 3 टॉपिक रहने वाले हैं पूरे चैप्टर में। अगर आपको यही ध्यान भटक गया ना कि कमेंटेरियन कैसे प्रभावित हुए, भाई मैक्सिको में वो बोदीन से मिले थे, फिर उसके बाद वहां पे उनका डिसएग्रीमेंट हुआ। अब ये डिसएग्रीमेंट में वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे लेनिन को, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखो, इंट्रो से आप काफी चीजें कनेक्ट करके चल पाओगे आगे। चलते हैं अब आगे। कमिंटन, कमिंटन क्या था, एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ग्रुप है। क्या है, एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ग्रुप है, समझे। इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, इसका काम है जितने भी वर्ल्ड के अंदर कम्युनिस्ट मूवमेंट है उनको गाइड करना। और इस ग्रुप को कौन लीड करता है, यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, है ना। क्या है, यूएसएसआर। और यूएसएसआर समझ रहे हो, रशिया प्लस 15 कंट्री का ग्रुप, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। आपने कोई सोवियत यूनियन कंट्री सुनी है अभी कि हाँ वर्ल्ड के अंदर ये सोवियत यूनियन कंट्री है, रशिया सुना है ना। तो रशिया आज के टाइम पे है, लेकिन सोवियत यूनियन आज के टाइम पे नहीं है। वो 1991 के अंदर ही डिसइंटीग्रेट हो गया था, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। बट जहां हम चलते हैं कहां पे, कॉलोनीज के अंदर। कॉलोनीज जैसे इंडिया और चाइना, यहाँ पे कम्युनिटेरियन जो ग्रुप था, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो ग्रुप था, ये स्ट्रगल करते हैं अपने प्लान को लेकर। भाई क्यों, क्योंकि हर एक कंट्री का अपनी खुद की कंडीशन है। लेकिन जो ये ग्रुप था, ये सिर्फ एक जनरल एडवाइस देता है कि ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो कि लोकल रियलिटीज पे कभी भी फिट नहीं करा।
ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की सोसाइटी वो मैच नहीं करा। इंडिया के अंदर अलग हमारे खुद की कंडीशन है, लेकिन मार्क्सिज्म के जो क्लासिकल आइडिया है वो बेस्ड है यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर। यहाँ पे हमारे जो कैपिटलिस्ट है वो काफी बैकवर्ड है। हमारे यहाँ पे कैपिटलिस्ट भाई इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि पूरा कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं। भाई मार्क्सिस्ट का क्या कहना था कि भाई जो बुर्जुआस है, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वही इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखे हैं। वो क्या कर रहे हैं, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो जो अमीर लोग थे वही बैकवर्ड थे, वो थे ही नहीं इतने कि वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कहानी यहाँ पे चेंज हो जाती है। सोशल क्लास काफी अलग थी हमारी वेस्ट वेस्ट कंट्री से। तो तुम कैसे वेस्ट की आइडियोलॉजी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? तो इंडियन कम्युनिस्ट फिर भी फॉलो कर रहे थे क्या, मार्क्सिस्ट आइडिया को। और वो कम्युनिटेरियन जो इंटरनेशनल ग्रुप है इससे हेल्प ले रहे थे। लेकिन वो कभी भी इंडिया की सोसाइटी को या इंडियन की कंडीशन को कभी समझ नहीं पाए। ओवर द टाइम जब लोगों ने खुद ने क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, यूरोप जो यूरोसेंट्रिक अप्रोचेस थी या थिंकिंग थी, जैसे ये ग्रुप था जो कि पूरा बेस्ड था यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर। वो बोले कि यार ये क्या है, मतलब तुम क्या लेकर आ रहे हो? बोल रहे कि यहाँ पे बुर्जुआस कंट्रोल करके बैठे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बुर्जुआस ही पावरफुल नहीं है ना। तो लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट करा। अब लोगों ने अपनी खुद की अप्रोचेस बनानी स्टार्ट करी, तो ये कम्युनिटेरियन यहाँ पे आके फेल हो जाता है। ओके भाई। अब लैनिन, लैनिन जो कौन था, यूएसएसआर का लीडर था। क्या था? यूएसएसआर का लीडर था। इसके कैसे अलग व्यू है एम एन राव से। एम एन राव क्यों एग्री नहीं कर पाया? अभी हमने इंट्रो के अंदर पढ़ा कि भाई वो मेक्सिको के अंदर एक कम्युनिस्ट लीडर से मिला था। फिर उसके बाद ये कमेंटेरियन जो इंटरनेशनल ग्रुप है, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे उनका किससे नहीं बनती है? लेनिन से नहीं बनती है। फिर वो लीव करके आ जाते हैं। तो लेनिन से क्यों नहीं बनी? क्योंकि उनके व्यू अलग थे। अब दोनों के व्यू को पढ़ लेते हैं। देखो, लेनिन बिलीव करते थे जो कॉलोनियल कंट्री है जैसे इंडिया, ठीक है, जिनको कॉलोनाइज करके रखा है, यहाँ पे जो बुर्जुआस है, बुर्जुआस समझते हो, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, बोलते कि इनको क्या करना चाहिए, इनको फ्रीडम, जो लड़ाई कर रहे हैं ना लोग, फाइट, जितने भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, इसको लीड करना चाहिए, इसको हेल्प करना चाहिए लीड करने में। ठीक है। जो पीसेंट है, फार्मर है, उनको इंपॉर्टेंट, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? क्रांति के अंदर। मतलब उन्हीं का ज्यादातर क्या होगा, क्रांति के अंदर इंपॉर्टेंस होगा। लेकिन बुर्जुआस को लीड करना है। मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई देखो, जो लड़ाई होगी ना, वो बुर्जुआस क्या करेंगे, उसको लीड करेंगे। ठीक है, लीड करने में हेल्प करेंगे। पीसेंट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कम्युनिस्ट वो टेम्पररी वर्क करेंगे किसके साथ? अमीर लोगों के साथ। अमीर लोग मतलब रिच मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन कंप्लीटली उनके साथ नहीं मिलेंगे। ये किसका कहना है? लेनिन का। लेकिन जो एम एन राव है वो डिसएग्री करते हैं। बोलते हैं कि जो इंडियन बुर्जुआस है, जिसको तुम बोल रहे हो कि लीड करे, वो बोले वो वीक है, वो नहीं कर पाएंगे, वो स्ट्रगल मूवमेंट को कभी भी लीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतने पावरफुल है ही नहीं, वो तो वीक है। उनका कहना है जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटरेट है, मतलब जो काम कर रही है, हमारे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग क्लास, वो स्ट्रांग है। उसको ही फाइट को क्या करना है? लीड करना है, वही कंट्रोल करके रखेगी। इन्होंने बुर्जुआस की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करा। बोले मेरे लिए बुर्जुआस इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो इतने पावरफुल है ही नहीं। और पीसेंट के रोल को भी इन्होंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। राव का कहना था जो कम्युनिस्ट है, ठीक है, उनको सपोर्ट नहीं करना है, किसको? नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को। लेकिन वो क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्कर और पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ठीक है। जैसे अभी बोल रहे थे ना कि जो कम्युनिस्ट है उनको टेम्पररी बुर्जुआस के साथ काम करना है, लेनिन का कहना था। लेकिन एम एन राव इस चीज से डिसएग्री करते हैं। बोलते हैं कि इनको कभी भी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स के अंदर सपोर्ट नहीं करना है, इनको अपना अलग ध्यान रखना है कि वो स्ट्रॉन्ग क्या बनाए? वर्कर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है जी। अब जो रॉय है वो क्या कर देते हैं? कम्युनिटेरियन से निकल जाते हैं। क्यों? रॉय एक काफी इंडिपेंडेंट थिंकर थे। वो किसी के ऊपर मतलब ऐसे दब के नहीं रहना चाहते थे। बोले कि मेरे को स्टालिन नहीं पसंद, उसकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद, तो मैं कैसे इसके नीचे काम कर सकता हूँ? मुझे नहीं पसंद। बोले मैं इस इंसान से ही एग्री नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्यों क्यों मैं इसकी मानू? ठीक है। तो इसलिए उसके लिए काफी हार्ड हो गया वो जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप था उसके अंदर रहना। उसने बोला जब से स्टालिन कंट्रोल कर रहे हैं ना, इसने रूल्स को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है। सिक्स्थ कांग्रेस ऑफ कम्युनिटेरियन होती है, मतलब मीटिंग होती है, जहां पे चीजें काफी बदल गई। जो कम्युनिटेरियन था, मतलब जो इंटरनेशनल ग्रुप था कम्युनिस्ट का, वो क्या बोला कि आज से मैं किसी अदर क्लास को सपोर्ट नहीं करूंगा। मतलब बोले कि देखो, अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर वर्कर रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन कर रही है, वही उसको लीड कर रही है, तो हम सपोर्ट करेंगे। अगर पीसेंट कर रहा है या फिर कोई और क्लास लीड कर रहा है ना, तो हम उस रेवोल्यूशन को या उसको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं।
रॉय का थ्योरी डीकोलाइजेशन को लेकर जिसको क्रिटिसाइज किया गया, उसका कहना था कि जो इंपेरियलिज्म है ना, वो अब इंडस्ट्रीज की, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उसको ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा है। इससे सिर्फ किसका फायदा हो रहा है? इंडियन रिच क्लास का। ठीक है, तो बोले कि मेरा ये कहना है, बट कम्युनिटेरियन जो इंटरनेशनल ग्रुप था वो इस चीज से एग्री नहीं करता है, वो बोलता है ये क्या बोल रहा है, वो डिसएग्री करते हैं। तो राव जो है वो पार्टी को छोड़ देते हैं या उनको निकाल दिया जाता है। बाद में फिर इंडिया आते हैं, इंडिया में आके उनको एक कॉन्स्पेरेंसी केस के अंदर डाल दिया जाता है, कानपुर कॉन्स्पेरेंसी केस। फिर जेल में रहते हैं वो 6 साल तक। 6 साल तक जेल में रहने के बाद आगे की कहानी देखते हैं। तो एम एन राव क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं, इंडियन ट्रांजेक्शन। 1922 के अंदर एम एन राव ने एक बुक लिखी जिसको क्या बोलते हैं हम, इंडिया इन ट्रांजेक्शन, जहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर इंडियन सोसाइटी मार्क्सिस्ट के आइडियाज को यूज करेगी तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। बोले अगर इंडिया की सोसाइटी, सोसाइटी बोले, हिंदी का वर्ड मुझे याद नहीं आया यार, मतलब सोसाइटी समझ रहा हूँ, हाँ हाँ, ठीक है। तो एम एन राव ने एक बुक लिखी जहां पे बोलते हैं कि देखो भाई, अगर ये जो इंडिया की सोसाइटी अगर मार्क्सिस्ट आइडिया को यूज कर रहे हैं ना, देखो क्या क्या चेंज होते हैं। पहले वो कुछ चीजों से डिसएग्री करें। बोले जो लोग मानते हैं ना कि इंडियन लिबरलिज्म, वो मान रहे हैं ना कि ब्रिटिश इसलिए आए हैं, वो तो हमारे करता धरता है, वो रिफॉर्म लेकर आने के लिए आए, चेंज लेकर आने के लिए आए, इंडियन सोसाइटी को सिविलाइज करने के लिए आए। बोले ये कुछ नहीं है, तुम्हारा मन का बहम है, निकाल दो इसको। एक्सट्रीमिस्ट, और इनको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। बोले ये क्या तुमने घपलाबाजी करके रखा हुआ है, पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिला के रखा हुआ है। बोले पॉलिटिक्स अलग है, रिलीजन अलग है, दोनों को अलग करो। तो इन दो चीजों से क्या करते हैं, राव एग्री नहीं करते। बोले इन सब चीजों को हटाओ पहले। तो राव का कहना था कि इंडिया को सिर्फ ब्रिटिश एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है भाई, जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास है वो भी एक्सप्लॉइट कर रही है। उनका मानना था कि जो इंडियन कैपिटलिज्म है वो वीक और अनफेयर है, जिसकी वजह से किसको प्रॉब्लम हो रही है? पुअर वर्किंग क्लास को। उन्होंने बोले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि गांधी और कांग्रेस चाहती है ना, उससे कुछ नहीं होगा। हमको एक स्ट्रॉन्ग मास एक्शन लेना पड़ेगा, और ये कौन लेंगे? वर्कर और फार्मर लेंगे, तभी कुछ चेंज हो पाएगा। कांग्रेस के अंदर वो क्या लेकर आए 1922 के अंदर? वो 10 पॉइंट प्लान लेकर। इस 10 पॉइंट प्लान के अंदर उन्होंने क्या बोला? बोले तो पहले ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को रिमूव करो। अगर सोसाइटी को चेंज करना चाहते हो ना, बदलना चाहते हो, कुछ चेंज लेकर आना चाहते हो, तो पहले तो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो तुमने बैठा के रखे हुए हैं, जो कि पीसेंट को, टेनेंट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, इनको हटाओ। ये जो शोषण कर रहे हैं इनको हटाओ। ये जो रेंट तुम लैंड के ऊपर ले रहे हो इसको कम करो। अरे जमीन के ऊपर इतना रेंट कौन लेता है? बोले इसको हटाओ। जो फार्मर है उनको मॉडर्नाइज करने में हेल्प करो। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको रिमूव करो। जो पब्लिक सर्विस है उनको सेंट्रलाइज नेशनलाइज करो। मॉडर्न इंडस्ट्रीज को बिल्ड करो। जो आर्ट्स है काम करने का, वेजिस, मतलब अगर कोई कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो उनको फिक्स करो कि वो 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। उनकी वेजेस, उनकी इनकम इतनी रखो कि इतनी इनकम तो भाई, इतनी तनख्वाह तो हर किसी को मिलनी चाहिए। ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दो। ये तुमने राजनीति को और ये धर्म को जो तुमने मिला के रखा हुआ है इसको हटाओ। बोले वर्कर्स की राइट को सपोर्ट करो। ये 10 चीजें आपको करनी है, तो उससे इंडिया की सोसाइटी में काफी चेंज आएगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या कहना था इनकी? अपनी खुद की बुक द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में राव कहते हैं कि देखो क्या करना है, पहले तो एक लीगल मास पार्टी बनानी है। और लीगल मास पार्टी ये कोई बड़े बड़े अमीर लोगों की नहीं होगी, कॉमन लोगों की होगी। ठीक है, सभी कॉमन लोगों के लिए होगी। एक सीक्रेट कम्युनिस्ट ग्रुप क्या करेगा, इसको लीड करेगा। ठीक है, इसके पीछे कौन काम करेगा? इस लीगल मास पार्टी के पीछे सीक्रेट कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी से ही हमारा क्या होता है, डब्ल्यूपीपी पार्टी बनती है। डब्ल्यूपीपी मतलब वर्कर पीस इन पार्टी, जिसकी एक लीगल फ्रंट के लिए काम करती है, कम्युनिस्ट इसके पीछे काम कर रही थी। ठीक है, और जो मेंबर थे किसके, ये जो पार्टी बनी है ये डब्ल्यूपीपी के रूल्स को भी फॉलो करती है और सीपीआई के डिसिप्लिन को भी फॉलो करती है। ठीक है। बाद में कम्युनिस्ट जो कम्युनिटेरियन था वो बोलता है कि इंडिया के कम्युनिस्ट को क्या करना चाहिए, सेपरेट पार्टी बनानी चाहिए वर्किंग क्लास का। भाई इस चीज से एग्री नहीं कर रहे हैं। राव एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो राव क्या कह रहे थे, राव क्या कर रहे थे उस टाइम पे, है ना? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कब चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तारीख बताओ, जल्दी बताओ, कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था? 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 पे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट बताओ, चलो बहुत इजी है जल्दी बताने का। तो राव एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर द, जब मतलब 6 साल, अभी बोला ना कि जेल चले गए,
अरे जेल चलने के बाद मैं आपको भाई सीधे आइडियोलॉजी में लेकर आ चली गई। उसके बाद मैंने उनकी कहानी तो बताई नहीं, मैं तो सीधे ये बता रही हूँ कि इन्होंने बुक लिखी, बुक में क्या-क्या बताया वो तो वही बताया मैंने। लेकिन जेल से आने के बाद क्या हुआ? भाई 1936 के अंदर जो राव है वो जेल से रिहा कर दिए जाते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस को जॉइन करते हैं। लेकिन अपनी रेडिकल आइडिया से कांग्रेस उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। बोले इनका आइडिया भाई बिल्कुल रेडिकल है, इस चीज से हम एग्री नहीं करते हैं। 1937 के अंदर वो जर्नल स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का, जिसको बाद में हम क्या बोलते हैं, रेडिकल ह्यूमनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि फ्रीडम हमारा फाइनल गोल नहीं होना चाहिए। फाइनल गोल हमारा सोसाइटी को चेंज करना है, मतलब सोसाइटी को कंप्लीटली बदलना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, कांग्रेस क्या करती है, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट करती है कि ब्रिटिश रूल को हटाओ इंडिया से, हमको क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको स्वराज चाहिए, हमको अपना खुद का रूल चाहिए। लेकिन रॉ बोलते हैं कि देखो हमको ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं लड़ना है, ये जो हिटलर है ना, डिक्टेटरशिप जो वर्ल्ड ये इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर चल रही है, अगर ये वर्ल्ड पर पहुंच गई तो भाई पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए भारी हो जाएगी। तो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने की जगह हमको क्या करना चाहिए, फ्रीडम इंडिपेंडेंस इन सबको सपोर्ट करो। बोले इस लिबरल अप्रोच को सपोर्ट करो, ठीक है, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट जाओ। बोले हमको इनके अगेंस्ट नहीं जाना है, हमको किसके लिए फाइट करना है, ये हिटलर नाजी के अगेंस्ट करना है। इन्होंने सपोर्ट करा किसको, अलाइस को, ब्रिटिश की अलाइस को। बोले ब्रिटिश लोग तो बढ़िया है, वो अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, वरना पूरे देश भर में क्या हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर डिक्टेटरशिप फैल जाएगी। तो उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करा। बोले कांग्रेस काहे ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज कर रहा है, बोले हिटलर के अगेंस्ट जाओ। फिर उसके बाद ये सब देखते वो ब्रिटिश लोग अरे भाई खुश हो गए, बोले यार किसी ने अपना तारीफ करा है, हिटलर का बुराई करा है। तो इसलिए ब्रिटिश लोगों ने क्या करा है, बहुत सारे कम्युनिस्ट को जेल से रिहा कर दिया। सीपीआई ग्रो कर पाई, लेकिन लोगों का ट्रस्ट चला गया। बोले यार ये तो शोषण कर रहा है, ये ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग 200 साल तक रूल करे हैं, और अब हम जैसे तैसे अपनी आजादी मांग रहे हो, तुम आगे बोल रहे हो कि नहीं इनको सपोर्ट करो, इनको क्रिटिसाइज मत करो। तो एम एन राव तो बिल्कुल ही अपने देश के अंदर लोग बिल्कुल भड़क गए, यार तुमने कैसी बात कर दिया। हाँ ठीक है, हिटलर को फेवर नहीं करेंगे, बट इनको काहे को सपोर्ट करें। बोले इनको सपोर्ट नहीं करेंगे हम। तो लोगों का सपोर्ट इनकी तरफ से लूज हो गया। प्रॉब्लम ऑफ एम एन राव, एम एन राव का जो मेथड था, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। देखो राव क्या करते हैं, मार्क्सिस्ट आइडिया को इंडिया के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंडियन कंडीशन को कभी समझ नहीं पाया। ठीक है, यूरोप के अंदर जो वर्किंग क्लास है, मतलब जो काम कर रही है भाई, वो यूनाइटेड है, वो अवेयर है, उनको अपने अधिकार के बारे में पता है। लेकिन अगर तुम भारत की तरफ नजर डालोगे ना, यहाँ पे जो वर्कर्स है वो सिर्फ कास्ट, धर्म, विलेज टाइप्स इन सब में बंधे हुए हैं। आज भी लोग धर्म, कास्ट इन सब में बंधे हुए हैं। काफी लोग माइग्रेट और सीजनल वर्कर है, भाई गांव से आ रहा है वो बंदा कंपनी में काम करने के लिए, क्या पता घर पे कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, उसका बच्चा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, 3-4 महीने के लिए वो घर गांव चला जाएगा। उसकी खेती आ जाए तो फिर वो गांव चला जाएगा, है ना। अभी उसके पास खेती नहीं है, ठीक है, अभी ऐसा सीजन नहीं है कि वो खेती वगैरह अपनी उगा सके और फिर उसको बेच के कमा सके। ठीक है, तो इसलिए वो अभी शहर आया है कुछ महीने के लिए काम करने के लिए। सीजनल वर्कर है, फुल टाइम फैक्ट्री में नहीं काम करते कि पूरे साल भर भाई एकदम परमानेंट जॉब है, आ गए भाई ले देखो परमानेंट है, वर्कर है। नहीं नहीं, ऐसे इंडिया के अंदर नहीं है, मिलते हैं यूरोप के अंदर। वर्किंग क्लास बहुत कम है, बहुत ही कम है। बॉम्बे और कोलकाता के अंदर ही मिलती है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहीं पे। तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी कहाँ थी। तो इस वजह से रॉय का जो आइडिया है, मानते हैं कि क्रांति को लेकर वो फुल्ली वर्क नहीं कर पाया इंडिया के अंदर। बोले इनके आइडिया ठीक है, लेकिन वो इंडिया की कंडीशन पे तो अप्लाई नहीं किए जा सकते ना। चाइना की तरफ थोड़ा ध्यान डालो। माओ जेडोंग ससेक्स क्यों पाया, क्योंकि उसने नेशनलाइजेशन को और सोशलिज्म को दोनों को मिक्स करा, और तब जाके चाइना के अंदर इतना सारा चेंज आ पाया है। तो एम एन राव इस चीज में थोड़े फेल हो गए। अब चलते हैं इनके रेडिकल ह्यूमनिज्म में। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि इन्होंने छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, आगे 6 साल बीत के आ गए। फिर उसके बाद कोशिश करी मार्क्सिस्ट के आइडियाज को डालने की, लेकिन इन फेल हो गए। ठीक है, अब मैंने उसके बाद तुमको क्या बताया था, यहाँ पे देखो इंट्रो के अंदर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की कहानी हो चुकी है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, जहां पे वो सक्सेस नहीं कर पाए। फिर उसके बाद एक मूवमेंट बनाया न्यू ह्यूमनिज्म का। अब इसी को हम पढ़ेंगे, न्यू ह्यूमनिज्म को। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म, अब मार्क्स अब जो राव जो पहले मार्क्सिस्ट आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो अब क्या कर रहे हैं, अब वो मार्क्सिस्ट को दोबारा से पढ़ रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
इनकी खुद की पार्टी जो इन्होंने बनाई थी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंस मतलब इतना ज्यादा वो कामयाब नहीं हो पाए, तो उसको उसने डिसॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद वो दोबारा से मार्क्सिस्ट को देखते हैं, समझते हैं, और फिर बोलते हैं कि यार ये मार्क्सिस्ट आइडिया तो बढ़िया नहीं है। बोले मार्क्सिस्ट के आइडिया जिसको मैं अभी करता धरता समझ रहा था, सबसे बढ़िया समझ रहा था, जिसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था इंडिया के ऊपर, बोले ये तो बढ़िया नहीं है। इनको इसने क्रिटिसाइज करा। बोले यार कम्युनिस्ट आइडिया जो यूएसएसआर के अंदर है, जो कंट्रोल कर रहा है कौन, स्टालिन। स्टालिन को तो बिल्कुल एकदम कंट्रोल हो चुका है, पूरे लोगों का फ्रीडम ही नहीं बचा हुआ है। बोले लोगों का डिसेंट ही नहीं है ना। लोग बिल्कुल ऐसे इंपैरलिज्म में आ चुके हैं। कंट्री आपस मतलब जो वहां के लोग हैं उनके ऊपर दबाव रख दिया तुमने, अब कहाँ की फ्रीडम गई। अब तुम्हारा जो मेनली दिमाग है ना मार्क्सिज्म वाले, मतलब स्टालिन वगैरह का हो गया, जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्री है उनका सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन है, वो इंडिविजुअल के ऊपर तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज को देखकर राव क्या करते हैं, मार्क्सिस्ट के आइडियाज को क्रिटिसाइज करते हैं। बोले ये जो अब मार्क्सिस्ट आइडिया आ रहा है ये तो बहुत बेकार है। बोले अभी तुम देखो जाके स्टालिन ने क्या क्या कर दी है, लोगों की फ्रीडम को भूल गए, सिर्फ उनके लिए मेटरलिज्म ज्यादा वो हो चुका है, तभी तो डिसइंटीग्रेट हुआ था यूएसएसआर, यही तो कारण था। पढ़ा था क्लास 12th में, पढ़ा होता तो याद होता, याद होता मतलब अच्छे से पढ़ा होता तो याद होता। राव बिलीव, अब एमएन राव क्या कहेंगे। एमएन राव बोलते हैं भाई इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर ध्यान दो, ये कम्युनिज्म सोशलिज्म, पहले मैं भी पागल था जो इनके पीछे पड़ा हुआ था, बोले ये सब के ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ एक सिविलाइज सोसाइटी बनाओ, अच्छी सोसाइटी बनाओ। बोले क्रांति करना है, बदलाव लेकर आना है, लेकिन लोगों के ऊपर कंसेंट के बेस पर, अगर लोग चाहते हैं ठीक है, उससे ज्यादा यूनिवर्सल फिलोसफिकल आइडियाज के ऊपर हमको फोकस करना है, इंडिविजुअल को ज्यादा ऑटोनॉमी देनी है, मॉरल वैल्यूज के ऊपर ध्यान देना है, ना कि पॉलिटिक की फिलोसफी के ऊपर। ठीक है। ह्यूमैनिस्टिक मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, ये क्या है। तो राव क्या करते हैं, न्यू ह्यूमैनिज्म लेकर आते हैं। न्यू ह्यूमैनिज्म में वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, नेशनलिज्म को, कम्युनिज्म को। यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस देते हैं मेटरलिज्म को। अब ये मेटरलिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है, इनके तीन प्रिंसिपल है। क्या, पहला रैशनलिटी, भाई हर एक इंसान अपने खुद के दिमाग से नेचर को समझ सकता है। बोले भगवान ने इतनी क्षमता दी है, उसको भेजा दिया है, उस भेजे से वो नेचर को समझ सकता है, तो रैशनल है, हर एक ह्यूमन बीइंग रैशनल है। मोरलिटी, एथिक्स से ही सोसाइटी गाइड होनी चाहिए। सोशल और पॉलिटिक्स लाइफ किससे चलेगी, एथिक्स से चलेगी। फ्रीडम, फ्रीडम होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल के पास। बोले फ्रीडम जहां पे हर एक इंसान अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाए। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि एक नया सोशल ऑर्डर क्रिएट करना है, मतलब सेंटर जो होना चाहिए, जो भी इन्होंने बनाया है, यहाँ पे सॉवरेनिटी को मानना है, मतलब हर एक इंडिविजुअल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, उसको फ्रीडम मिलेगी, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई बाधाएं नहीं होंगी। वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी चाहते हैं। राव क्रिटिसाइज करते हैं कि जो पावर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, जहां पे तुम पावर के पीछे भगते हो, ना कि लोगों की भलाई के ऊपर, बोले ये सही नहीं है। ये कभी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर कभी भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, रियल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इसके अंदर नहीं होता, सिर्फ करप्शन होता है, बड़ी बड़ी पार्टी करप्ट करके चली जाती है। तो बोले ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी बनाओ, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, पार्टिसिपेंट सिटीजनशिप होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस रखो, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो, वॉलेंट्री एसोसिएशन को ग्रुप करो। कोर प्रिंसिपल की बात करते हैं इनके, रेडिकल ह्यूमनिज्म की, तो फिलोसफिकल रिवोल्यूशन चाहते हैं। बोले लोगों के दिमाग को चेंज करो, सोसाइटी तो अपने आप चेंज हो जाएगी, तो लोगों का दिमाग चेंज होगा ना, तभी कुछ हो पाएगा। आज भी लोग क्यों भेदभाव करते हैं, क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लोगों का दिमाग चेंज नहीं हो पाया, सोसाइटी आज भी हमारी क्यों है इतनी पीछे है। अरे पेन गिर गया, हाँ। आज भी इंडिया की सोसाइटी क्यों है पीछे, क्योंकि लोगों का दिमाग विकास नहीं हो पा रहा है। तो फिलोसफिकल थोड़ा सा हो जाओ भाई, क्रांति लेकर होना है, तभी उससे दिमाग की क्रांति लेकर आओ, फिर सोसाइटी के अंदर क्रांति आएगी। इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मॉरल रैशनल सोसाइटी चाहते हैं। रेवोल्यूशन उनके लिए सिर्फ ये है कि अपने सोच को बदलो, अपनी वैल्यूज को बदलो, ना कि तुम वायलेंस के थ्रू सोसाइटी को चेंज कर डालो, कि पहले तो अमीर लोगों ने कंट्रोल करके रखा था, अब कॉमन लोग कंट्रोल करके रखे, वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। बोले अपने दिमाग, अपनी सोच को चेंज करो, वही तुम्हारे लिए क्रांति है। ठीक है, तो रॉय का ये कहना है। अब रॉय को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते चलते हैं, तो इतनी अच्छी बड़ाई हमने कर ली है रॉय के बारे में। देखो भाई काफी अच्छे थिंक करते हैं, लेकिन एक अच्छे लीडर नहीं निकले। ठीक है, लोग इनको सपोर्ट नहीं कर पाए भाई, पॉलिटिक्स को लेकर इनका जो आइडियाज थे वो कभी वर्क ही नहीं कर पाए। ठीक है, काफी ज्यादा इनको फेल हुआ भाई, कांग्रेस में काम किया, वहां पे देखते ही अपनी खुद की पार्टी बनाई, वहां पे नहीं कर पाए कुछ। ठीक है, इनके माइंड अक्सर चेंज होते रहते हैं, स्टार्टिंग मार्क्सिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में जाके उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कोई क्लियर सॉल्यूशन के पास था ही नहीं।
ना आइडिया अच्छे थे लेकिन कभी प्रैक्टिकल नहीं थे। ये फ्रीडम की बात करें, साइंस की बात करें, कॉपरेशन की बात करें, लेकिन एग्जैक्टली ये रियल वर्ल्ड में कैसे काम करेगा कभी भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा। अगर हम गांधी और नेहरू से बात करें, सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस मिली लोगों से? गांधी और नेहरू। लोगों का विश्वास हुआ, लोगों ने उनके आइडियाज को समझा, उनका इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर ज्यादा रहा, राव का नहीं रहा। तो ये सब क्रिटिसिज्म है किसका? राव की आइडियोलॉजी का, राव की थिंकिंग का। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं को दिक्कत परेशानी तो मुझे बताने का है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी 11 और 12 दोनों यूनिट की आ जाएगी। मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जो भी 2 यूनिट बचे हुए इस बुक के वो खत्म करा दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी अब 2-2 यूनिट कराने का, क्योंकि 4 सब्जेक्ट बचा हुआ है, 1 महीना है। तो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। टेंशन वेंशन नहीं लेने का है, पढ़ना है, लिखना है और मस्त रहना है। अभी जो कहानी सुनाई है उसको खुद से पढ़ना है, खुद से दिमाग में लेना है कि मैंने क्या क्या आपको सुनाया है, क्या क्या आपको भाषण दिया है। तो वही है बस। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। और क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है? तो वहां पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहां पे फाइल्स में जाके डाउनलोड कर लेना है पूरी पीडीएफ। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे।